Hello everyone, today my topic is reflection and refraction of plane electromagnetic wave at normal incidence. इस टॉपिक में क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है जब दो ऐसे कोई अलग अलग मीडिया है और यहाँ पे बीच में उन दोनों मीडिया के हमने कोई इंटरफेस है, ठीक है, प्लेन इंटरफेस है और क्या होता है कि वेव प्रोपोगेट कर रही होती है तो वो कुछ प्रोसेसेस से अंडरगो होती है जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो हमने इसमें सब स्टडी करना है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होता है और इनमें केसेस क्या क्या आते हैं, ठीक है। केसेस लगा के हम देखेंगे और पूरा इसको अच्छे से समझ लेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप पूरी वीडियो अच्छे से देखें एंड तक, ताकि आपको सारा ये अच्छे से समझ आ जाए टॉपिक, ठीक है। सो इसमें क्या है कि जो नॉर्मल इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है कि जैसे ये जो सरफेस ले रखा है ना, ये एक प्लेन इंटरफेस ले रखा है, ये प्लेन इंटरफेस है वो एक्स वाई प्लेन में ले रखा है, ठीक है। उस प्लेन इंटरफेस के नॉर्मल जो है वो वेव प्रोपोगेट कर रही है, आ रही है, ठीक है। जैसे मैं ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस ले रखी है जो कि ये वाला हो गया प्लेन, ठीक है, एक्स और जेड, ठीक। जो वाई एक्सिस है वो क्या है, अबव है, अबव बिलो वाला प्लेन है, ठीक है। तो जो ये प्लेन इंटरफेस है वो क्या है, वो इस तरह का प्लेन आएगा, एक्स वाई प्लेन आएगा, ठीक है। अब एक्स वाई प्लेन है और ये हम कहाँ ले रहे हैं, z इक्वल टू 0 पे ले रहे हैं, ठीक है। और ये हमने क्या बना रखा है, इसमें है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन बताई है यहाँ पे, ठीक है। और जो क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो कंसिडर करती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड और आपस में दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एंड दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो वेव है ना वो क्या हो रही है, जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग प्रोपोगेट कर रही है। सो वेव इस तरह से लेफ्ट से आ रही है, ठीक है। और मीडियम 1 में उसकी वेलोसिटी v1 है, मीडियम 2 में उसकी वेलोसिटी v2 है और इसका जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है उसको हमने, उसकी जो डायरेक्शन है ना वो हमने फिक्स कर दी है, ठीक है, EI, ठीक है। EI, ER और ये ET ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है, BI, BR, BT ये सारे मैग्नेटिक फील्ड के हैं और ये जो वेव की प्रोपोगेशन है उसको बताता है V को, ठीक है। अब ये कैसे निकालना है, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लो यहाँ पे। लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है कि इस तरह से फिंगर्स को हम देखते हैं, ये फिंगर और ये फिंगर तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। जो V है वो इस तरह है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है, ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ डायरेक्शन अलाइन हो रही है, ठीक है। ये तो इसके लिए हो गया। अब अगर इसका देखना है तो इसका कैसे करेंगे, V जो है, V ऐसे है, V इस तरफ आ रहा है, ये वाला डायरेक्शन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ है और जो B आएगा वो ऐसे आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। तो इस तरह से हमें अगर पता है कि इसकी डायरेक्शन अलोंग Z के अलोंग है, ठीक है, इसके हमें पता है कि यहाँ पे E के अलोंग है, तो हम इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं बाकियों की डायरेक्शन, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर हो गया ना कि ये एक्स वाई प्लेन क्या है, बाउंड्री बना रहा है, ठीक है, बिटवीन टू लीनियर मीडिया और प्लेन वेव जो है फ्रिक्वेंसी जिसकी ओमेगा है वो ट्रैवल कर रही है डायरेक्शन Z में, ठीक है, और वो लेफ़्ट से अप्रोच कर रही है, अप्रोचेज द इंटरफेस फ्रॉम द लेफ़्ट एंड वी आर कंसिडरिंग हेयर लॉसलेस मीडियम, ठीक है, मतलब कि डायलेक्ट्रिक इंटरफेस ले रहे हैं। ये जो इंटरफेस ले रखे हैं ना ये क्या है, डायलेक्ट्रिक इंटरफेस ले रखे हैं, मतलब कि लॉसलेस है। यहाँ पे लॉसलेस मतलब कि यहाँ पे जो उसकी जो कंडक्टिविटी है ना मीडियम में वो ज़ीरो है। जो कंडक्टिविटी नहीं होती मीडियम में तो वो लॉसलेस मीडियम बोला जाता है, ठीक है। और जो कंडक्टिविटी फाइनाइट होती है उस मीडियम को लॉसी मीडियम कहा जाता है, वो मैं आगे वीडियोस में अपनी बताऊंगी, ठीक है। सो जब वेव प्रोपोगेट करती है Z डायरेक्शन में तो क्या होता है कि उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है उसी मीडियम में और कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है।
सो हम ये जो रिफ्रैक्शन वर्ड है ना, रिफ्रैक्शन का मतलब हम लाइट में लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते थे, तो उसमें भी यही होता है कि लाइट दूसरे मीडियम में चली जाती है, रिफ्रैक्ट करती है ना। जब अलग अलग दो मीडिया होते हैं, रेयर से डेंसर होता है या डेंसर से रेयर होता है, लाइट रिफ्रैक्ट करती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेव है वो रिफ्रैक्ट हो रही है, या हम बोल सकते हैं कि वेव ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, अगर दूसरे मीडियम में जा रही है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रांसमिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो इसमें हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इन सब की हम इक्वेशंस लिखेंगे, इंसिडेंट की, रिफ्लेक्टेड की और ट्रांसमिटेड वेव की, तीनों की इक्वेशन लिखी जाएंगी इस तरह से। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आई, वो क्या है, z और t दोनों का फंक्शन है। ठीक है, सो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ई आई एज अ फंक्शन ऑफ z कॉमा टी इज इक्वल टू ई नॉट आई। ठीक है, e की पावर आयोटा k1z माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और ये जो एक्स कैप है ये क्या बता रहा है कि जो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड रखी है ना, उसकी डायरेक्शन एक्स के अलॉन्ग है, तो ये उसकी डायरेक्शन को बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इसलिए एक्स कैप आया। जो वेव होती है ना, जैसे इसको आप जर्नल फॉर्म में देख सकते हो कि कोई भी वेव है उसको हम क्या करते हैं कि उसका वेव है, उसका वेव का एम्पलीट्यूड आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टर्म है उसका एम्पलीट्यूड बताती है। उसके बाद ई की पावर में आयोटा, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये जो टर्म है दिस इज k1 क्या है, प्रोपगेशन फैक्टर, प्रोपगेशन फैक्टर। ठीक है, प्रोपगेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और ये बताता है कि जो वेव है वो हमारी z डायरेक्शन के अलॉन्ग प्रोपोगेट कर रही है, इसलिए उसको हमने z लिखा है माइनस ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि जो वेव है वो फंक्शन है एज अ टाइम और उसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा है। ठीक है, तो इस तरह से वेव की इक्वेशन लिखी जाती है और यहाँ पे एक्स कैप आएगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन एक्स के अलॉन्ग है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या आएगा, सेम वैसे ही लिखना है। यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड बी नॉट आई हो जाएगा, ई की पावर आयोटा k1z माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे भी k1 ही आएगा क्योंकि पहले मीडियम में ले रहे हैं ना, पहले मीडियम में जो प्रोपोगेशन जो कांस्टेंट है वो क्या है, k1 है। यहाँ पे y कैप आएगा क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, y के अलॉन्ग है। ओके, उसके बाद जो ई आर है, ई आर को कैसे लिखेंगे, ई नॉट आर ई की पावर आयोटा माइनस k1z माइनस, अब यहाँ माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड का कंपोनेंट होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो यहाँ पे इसमें जो इसका v है ये क्या हो रहा था, यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव में था ना, यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ ये ऐसे था, यहाँ उसके ऑपोजिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो फिक्स रहता है बट बाकी जो है चेंज हो जाते हैं, सो इसलिए हम इनको ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये चेंज हो गया b, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, b का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड जो है वो तो ये जो इसका बता रहा है उसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ए के बाद आयोटा माइनस k1z माइनस ओमेगा टी वाई कैप। तीसरे में हमने ट्रांसमिटेड वेव का लिखना है, उसमें भी ऐसे ही होगा, बस यहाँ पे k2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे दूसरे मीडियम में वेव चली गई है, इसलिए यहाँ पे जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है वो चेंज हो गया k1 से k2, बाकी सब सेम वैसे ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेव इक्वेशंस लिखने के बाद बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं। बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी, दो बाउंड्री कंडीशंस यहाँ लगेंगी, एक तो कि ई का टेंडेंशियल कंपोनेंट दोनों मीडियम में सेम होता है और जो जो कॉन्टीन्यूस होता है, और जो बी है उसका जो टेंडेंशियल कंपोनेंट है दोनों मीडियम में कॉन्टीन्यूस होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्यों नहीं लिए, टेंडेंशियल ही क्यों लिए। इसका ये है आंसर कि जो ये हम इंटरफेस ले रहे हैं ना वो ऐसे ले रहे हैं और वेव हमारी आ रही है बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंस पे। जब वेव नॉर्मल इंसिडेंस पे आ रही है ना, जो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर ले रहे हैं जो इस इंटरफेस के पैरेलल जो उसके लाई कर रहे हैं ना इस तरह, ठीक है, जो उसके साथ पैरेलल वाले कंपोनेंट है टेंडेंशियल है सिर्फ वही आ रहे हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही नहीं आ रहा। ठीक है, जब हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, नॉर्मल अगर वेव प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है, हाँ अगर
कोई ऑब्लिक इंसिडेंस का केस होता, कोई पर्टिकुलर एंगल पे होता, तो हम फिर यहाँ पे देखते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ET1 इजक्वल टू ET2 एंड BT1 इजक्वल टू BT2, और T क्या है, टेंजेंशियल है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ E एंड B शुड बी कंटिन्यूस एज देयर आर नो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ E एंड B। सो जो T है यहाँ पे T1, अगर मैं 1 के लिए देखूँ तो यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन कौन से क्या आएंगे, EI का आएगा और ER का आएगा। ये दोनों क्या हैं, दोनों पहले मीडियम में लाई करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे EI प्लस ER हो जाएगा। ये ET1 है और ये ET है ट्रांसमिटेड के लिए, जो दूसरे मीडियम में है। ठीक है, उसके बाद डिवाइडिंग बोथ साइड बाय EI, सो वी विल गेट EI अपॉन EI प्लस ER अपॉन EI इजक्वल टू ET अपॉन EI, और ये आ जाएगा 1 प्लस गामा इजक्वल टू टॉ। ठीक है, और ये गामा क्या है, ER अपॉन EI, और टॉ क्या है, ET अपॉन EI। ठीक है, ये गामा को हम लिख सकते हैं ER अपॉन EI। ठीक है, मतलब कि जो कितना फ्रैक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है, इतना इंसिडेंट में से कितना पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ET अपॉन EI मतलब कितना फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, कितना जो पार्ट है इंसिडेंट में से वो ट्रांसमिट हो गया, वो है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, और ये है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ये आपने याद रखना है कि गामा को रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कहते हैं और टॉ को ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कहते हैं। और ये जो इक्वेशन है ना, 1 प्लस गामा इक्वल टू टॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लर्न रखना। ठीक है, क्योंकि ये आगे यूज़ होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे E के लिए लिया था, ऐसे B के लिए लगाएंगे, BT1 इज इक्वल टू BT2, BI प्लस BR इज इक्वल टू BT। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो EI अपॉन BI होता है दैट इज इक्वल टू eta1। eta1 इज इंट्रिंसिक इम्पिडेंस। ठीक है, पहले मीडियम में eta1 है, दूसरे मीडियम के लिए eta2 है। ER अपॉन BR होगा तो भी eta1 आएगा। क्यों, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड है वो भी पहले मीडियम में लाई कर रही है, जो ET अपॉन BT है वो दूसरे मीडियम में लाई कर रही है ट्रांसमिटेड, इसलिए यहाँ पे eta2 आया है। eta2 मतलब कि जो इंट्रिंसिक इम्पिडेंस दूसरे मीडियम में है। ठीक है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, सो इसलिए हम BI को लिख सकते हैं EI अपॉन eta1। यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड रे जो होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ माइनस आया। ठीक है, माइनस ER अपॉन eta1 इज इक्वल टू ET अपॉन eta2। ठीक है, उसके बाद इस इक्वेशन को eta1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आएगा, EI माइनस ER इज इक्वल टू ET eta1 बाई eta2। फिर इस इक्वेशन को डिवाइड बाय EI कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 1 माइनस ER अपॉन EI इज इक्वल टू ET अपॉन EI eta1 बाई eta2। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ER अपॉन EI है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, गामा लिख दिया, और इसको बोलते हैं टॉ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ठीक है, सो हमारी जो इक्वेशन है ये बन जाएगी, और इसमें जो टॉ है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस गामा, मैंने आपको पिछले बताया था। ठीक है, ये याद रखना है, 1 प्लस गामा होता है टॉ। ठीक है, सो इसकी वैल्यू हम डाल देंगे, सो ये बन जाएगा 1 माइनस गामा इज इक्वल टू, टॉ क्या है, 1 प्लस गामा। ठीक है, और ये क्या है, eta1 बाय eta2। ठीक है, सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस गामा अपॉन 1 प्लस गामा इज इक्वल टू eta1 बाई eta2। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, eta2 माइनस eta2 गामा इज इक्वल टू eta1 प्लस eta1 गामा, फिर eta2 माइनस eta1 इज इक्वल टू eta1 गामा प्लस eta2 गामा, और इसमें से दोनों में गामा ये कॉमन आ जाएगा, और ये गामा निकाल लेंगे, ये आ जाएगा eta2 माइनस eta1 अपॉन eta1 प्लस eta2, और ये गामा क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, तो ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 प्लस गामा इज इक्वल टू टॉ होता है, तो अगर हमारे पास गामा आ गया तो हम टॉ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस गामा की वैल्यू डाल दी इज इक्वल टू टॉ, इसका एलसीएम ले लो, तो क्या बनेगा, eta2 प्लस eta1, और ये बन जाएगा eta2 प्लस eta1 प्लस eta2 माइनस eta1, सो इट विल बी eta2 प्लस eta1, eta2 प्लस eta2
प्लस ईटा 1 माइनस ईटा 1, ठीक है, अपॉन ईटा 2 प्लस ईटा 1 इज इक्वल टू टॉ। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ईटा 2 और ये दोनों कैंसल, अपॉन ईटा 2 प्लस ईटा 1, ये आ जाएगा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। क्लियर है। अब यहाँ पे हम केसेस लगाएंगे। हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट देख लिया, हमने ट्रांसमिशन कोफिशिएंट देख लिया। अब हम मान लेंगे कि ये जो हमने इंटरफेस ले रखा था उसमें पहले वाले मीडियम का ईटा 1 है, दूसरे वाले मीडियम का ईटा 2 है, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस। अब हम केस लगा रहे हैं कि मान लेते हैं कि ईटा 2 पहले केस में 0 है, ठीक है। अगर 0 होगा, 0 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई इम्पिडेंस नहीं है, ठीक है, तो वो जो मीडिया होगा वो परफेक्ट कंडक्टिंग मीडिया होगा, ठीक है, कोई हमारे को इम्पिडेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो प्योर कंडक्टिंग मीडिया में क्या होता है कि अगर कंडक्टिंग मीडिया होता है ना, उसका अलग से मैं टॉपिक बना के डालूँगी। कंडक्टिंग मीडिया में क्या होता है कि वेव प्रोपोगेट नहीं करती, कुछ डिस्टेंस के बाद वो अटेन्यूएट कर जाती है, ठीक है, इस तरह से उसका एम्पलीट्यूड डिके हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वेव प्रोपोगेट ही नहीं करती, तो परफेक्ट कंडक्टिंग होगा तो बिल्कुल ही नहीं करेगी, ठीक है। सो इसको हम देख भी सकते हैं कि अगर गामा को हम पुट करें, गामा की वैल्यू, गामा क्या होता है ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन ईटा 2 प्लस ईटा 1, 0 डालेंगे तो ये -1 आ जाएगा और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा मीडियम जिसकी इंट्रिंसिक इम्पिडेंस 0 है तो जो भी वेव आ रही होगी वो वापस पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी प्रोपोगेशन नहीं होगी, ठीक है, 0 ट्रांसमिशन होएगी और पूरी की पूरी रिफ्लेक्शन होएगी, ठीक है। दूसरे केस में क्या है कि अगर ईटा 2 जो है और ईटा 1 दोनों इक्वल हैं, अगर दोनों इक्वल हैं तो ऐसा लगेगा कि कोई बाउंड्री है ही नहीं, वो बिल्कुल दोनों एक जैसा सा सेम है ना, और कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी, सिंपली जो वेव है वो ऐसे प्रोपोगेट कर जाएगी। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के उसमें हम अगर ईटा 2 पुट करेंगे सो हमारे पास 0 आता है, मतलब कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रही। और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के केस में क्या हो रहा है, 2 ईटा 2 अपॉन दिस करके क्या आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब कि कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, वेव सिंपली प्रोपोगेट कर रही है। तीसरे केस में क्या है कि अगर ईटा 2 इन्फिनिटी है, मतलब कि क्या है कि उसका इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो परफेक्ट डायलैक्ट्रिक होगा। परफेक्ट डायलैक्ट्रिक के केस में क्या होता है ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन ईटा 2 प्लस ईटा 1। अब यहाँ ईटा 2 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस ईटा 1 बाई ईटा 2, ईटा 2 को इन्फिनिटी डालेंगे, कोई भी वैल्यू अगर 1 अपॉन इन्फिनिटी होता तो क्या आता है 0। सो ये वाला टर्म मेरा हो गया 0, तो 1 माइनस 1 मीन्स 1, और यहाँ पे नीचे भी ऐसे ही होगा, तो ईटा 2 बाई ईटा 1 बन जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या होएगा 2 ईटा 2 अपॉन ईटा 2 प्लस ईटा 1, ठीक है, इसमें भी ईटा 2 कॉमन ले लो, तो ईटा 2 और यहाँ पे क्या आएगा ईटा 2 1 प्लस ईटा 1 बाई ईटा 2, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू हम इन्फिनिटी डालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आएगी, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम देख सकते हैं तीनों केसेस से कि जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू -1 आ रही है, 0 आ रही है और 1 आ रही है, मतलब कि -1 से 1 के बीच में लाई करता है इसकी ये रेंज होगी। और जो टॉ है उसकी रेंज क्या है 0 से लेके 2 तक आ रहा है, 0 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा रेंज 0 से लेके 2 तक, ठीक है। सो ये सारा है, इसमें हमने देख लिया कि अगर कोई डायलैक्ट्रिक इंटरफेस है और कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर आती है तो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिट हो जाता है, किस तरह उसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालते हैं, किस तरह उसका ट्रांसमिशन निकालते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।